अगर हम धरती के अरबों सालों के इतिहास को सिर्फ एक दिन में गिने तो सोचिए जीवन कब शुरू हुआ होगा। डायनासोर कितने घंटे या मिनट तक टिके होंगे और इंसान कितने समय से है, सेकंडों से भी कम या सिर्फ एक पल। अभी आप देखेंगे धरती का पूरा इतिहास सिर्फ 15 मिनटों में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको ऐसे और मजेदार फैक्ट्स मिलते रहें। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह, कोई भी सूरज, कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। सिर्फ एक विशाल गैस और धूल का बादल फैला हुआ था। ये बादल इतना बड़ा और भारी था कि इसे आंखों से देखना भी नामुमकिन था। फिर एक दिन बादलों के करीब सूरज जैसे बड़े तारे का विस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने इस बादल को हिला दिया। बादल के छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे। धीरे धीरे ये छोटे कण एक आपस में टकराकर बड़े पत्थर बनने लगे और फिर वो पत्थर मिलकर विशाल पिंडों में बदल गए। इसी बीच इस बादलों के बीचों बीच एक गोलाकार पिंड बनने लगा जो जलता हुआ था। ये वो सूरज था जो आगे चलकर हमारे पूरे सौरमंडल की रोशनी और गर्मी का स्रोत बना। तभी ग्रेविटी का निर्माण हुआ। इसी कारण सूरज के चारों ओर घूमती धूल और पत्थर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धूल और पत्थर धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़ते गए। ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलकर ग्रह बनने लगे। उनमें से एक था हमारा पृथ्वी। कुछ समय बाद एक और ग्रह पृथ्वी के पास आने लगे जिसे हम थिया के नाम से जानते हैं। ये ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग आधा। पृथ्वी में लगातार उल्का पिंडों की बरसात होती रही। चारों तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ में हमारे ग्रह पृथ्वी की पड़ोसी थिया में भी। दिन ब दिन ये ग्रह पृथ्वी के करीब आते गए और एक दिन पृथ्वी और थिया ग्रह एक दूसरे से टकरा गए। थिया और पृथ्वी की टक्कर इतना जोरदार था कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया। उस उड़ते हुए टुकड़े ने धीरे धीरे एक गोलाकार रूप लेने लगा और बन गया चंद्रमा और वो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। उस वक्त पृथ्वी में किसी भी इंसान या जानवर के रहने की जगह जैसी नहीं थी। पृथ्वी एक जलते हुए गोले की तरह थी। चारों ओर पिघली हुई चट्टानें थीं, लावा की नदियां बह रही थीं और लगातार उल्का पिंड गिर रहे थे। ये दुनिया इतनी गर्म और अस्थिर थी कि उस पर जीवन की कल्पना भी असंभव था। लेकिन समय के साथ कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। लाखों सैकड़ों लाख सालों में धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। जो लावा कभी लगातार उबलता था वो जमकर एक ठोस परत में बदलने लगे। यही परत आगे चलकर पृथ्वी की बाहरी सतह यानी क्रस्ट बनी। ये सतह पूरी तरह से मजबूत नहीं था, बार बार टूटती और पिघलती थी, लेकिन धीरे धीरे मजबूत होती गई। इसी से धरती पर स्थिर जमीन बनने की शुरुआत हुई। पृथ्वी की सतह तो ठंडी हो रही थी, लेकिन जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व यानी पानी अभी यहाँ मौजूद नहीं था। चारों तरफ उल्का पिंड गिर रहे थे और उल्का पिंडों से जमा हो रहे थे नमक, मिनरल्स और पानी। ये पानी धीरे धीरे धरती पर फैलता गया। दूसरी ओर पृथ्वी के भीतर से ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे। इन विस्फोटों से जो गैसें बाहर निकलती उनमें भाप और पानी की भाप भी शामिल थी। इसी तरह पानी न केवल आसमान से आया बल्कि खुद धरती की गहराइयों से भी बाहर निकल रहा था। जैसे जैसे वातावरण में नमी बढ़ती रही, आसमान में बादल बनने लगे और फिर एक दिन पहली बारिश हुई। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी बल्कि लगातार हजारों साल तक बरसती रही। धरती की दरारों, गड्ढों और निचले हिस्सों में ये पानी भरने लगा। धीरे धीरे यही पानी जमा होकर पृथ्वी के पहले महासागर का रूप लेने लगा। बल्कि लगातार हजारों साल तक बरसती रही। धरती की दरारों, गड्ढों और निचले हिस्सों में ये पानी भरने लगा। धीरे धीरे यही पानी जमा होकर पृथ्वी के पहले महासागर का रूप लेने लगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि पृथ्वी पर हालात बिल्कुल नरक जैसे थे। हर एक जगह धधकता हुआ लावा और बहती हुई लावा की नदियाँ और जो अणु और परमाणु थे ये बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में थे। और यहीं से शुरुआत होती है महासागरों के बनने की, क्योंकि जो जलवाष्प था, जो
धधक रही थी पृथ्वी, वहाँ से जलवाष्प और वातावरण में चला जाता, जिससे वातावरण गर्म होता और ऐसी प्रक्रिया हजारों लाखों साल तक चलती रही। अंततः बरसात होना शुरू हुई और बरसात हजारों लाखों साल तक बरसात होती गई और पृथ्वी पूरी तरीके से डूब गई और उसकी ऊपरी परत ठंडी होती गई। तो अभी तक हमने महासागर में जल बनने तक देखा था और जीवों की उत्पत्ति नहीं देखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में और जीवों की उत्पत्ति को आगे देखते हैं। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि लगातार हजारों साल तक बरसती रही। धरती की दरारों, गड्ढों और निचले हिस्सों में ये पानी भरने लगा। धीरे धीरे यही पानी जमा होकर पृथ्वी के पहले महासागर का रूप लेने लगा। यही वो विशाल जल स्रोत था जिसमें भविष्य का जीवन आकार लेने लगा। महासागर बनने के बाद उसमें केवल पानी ही नहीं था, बल्कि तमाम तरह के रसायन भी घुलने लगे। इन रसायनों में कार्बनिक यौगिक, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स शामिल थे। यही वे छोटे छोटे सूक्ष्म कण थे जिनसे आगे चलकर जीवन की सबसे पहली नींव रखी जानी थी। उस समय का वातावरण आज की तुलना में बिल्कुल अलग था। हवा में ऑक्सीजन नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। इसके बजाय कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें भरी हुई थी। सतह अभी भी गर्म थी, लेकिन इतना जरूर था कि पानी तरल रूप में रह सके। यही तरल पानी जीवन के जन्म के लिए सबसे बड़ा आधार बना। धरती पर विशाल महासागर बन चुके थे, लेकिन ये सिर्फ पानी से भरे हुए गड्ढे नहीं थे। इन महासागरों में तरह तरह के रसायन घुल चुके थे। कार्बन, अमीनो एसिड और वे सभी छोटे छोटे तत्व जिनसे जीवन की शुरुआत हो सकती थी। वातावरण में उस समय बिजली की चमक और ज्वालामुखियों का धुआं लगातार फैल रहा था। जब बिजली की चमक महासागर में मौजूद इन रसायनों से टकराई, तब जीवन की पहली चिंगारी जगी। यही वो पल था जब निर्जीव रसायनों से पहला जीवित मॉलिक्यूल बना। ये कोई बड़ा जीव नहीं था, बल्कि बेहद सूक्ष्म और साधारण सा जीवाणु था। यही छोटे छोटे जीव हमारी धरती पर जीवन की पहली निशानी था। शुरुआत में ये माइक्रोब्स बेहद साधारण थे, लेकिन इनकी खासियत ये थी कि ये खुद को कॉपी कर सकते थे, यानी अपनी ही तरह नए जीव बना सकते थे। धीरे धीरे ये फैलने लगे और पूरे महासागर में जीवन की एक पतली सी परत बिछने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब इन सूक्ष्म जीवों ने धूप का इस्तेमाल करना सीख लिया। कुछ माइक्रोब्स ने सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनानी शुरू की। यही प्रक्रिया आज हम पहली बार किसी एक कोश के जीव की उत्पत्ति से लेकर के अब हम चलेंगे सफर में डायनासोरस के अंतिम चरण तक, क्योंकि डायनासोरस का जो अधिपत्य था वो 165 करोड़ों साल तक राज्य किया था उन्होंने पृथ्वी पर। तो चलिए देखते हैं जीवन की शुरुआती से लेकर के डायनासोरस के अस्तित्व तक की कहानी को। बने रहिए मेरे साथ। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ये जीव ऑक्सीजन छोड़ने लगे। उस समय धरती के वातावरण में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था, लेकिन इन छोटे छोटे जीवाणुओं ने धीरे धीरे महासागर और वायुमंडल को ऑक्सीजन से भरना शुरू किया। बदलाव बहुत धीमा था, लाखों सालों तक चलता रहा, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले थे। धीरे धीरे धरती का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जहरीली गैसों से भरा आसमान अब ऑक्सीजन से भरने लगा और यही ऑक्सीजन आगे चलकर जटिल जीवन के लिए सबसे बड़ा आधार बनी। अरबों साल बीत गए। इन साधारण माइक्रोब्स से नए नए रूप बना। महासागरों में अब केवल सूक्ष्म जीव ही नहीं थे, बल्कि जटिल जीव विकसित होने लगे। छोटे छोटे बहुकोशीय जीव, शुरुआती मछलियां और समुद्री प्रजातियां प्रकट हुई। पानी के अंदर जीवन की प्रजातियां बढ़ती चली गईं, यानी जो शुरुआत एक बिजली की चमक और कुछ रसायनों की टकराहट से हुई थी, वो अब एक पूरे जीव मंडल में बदल रही थी। जीवन का बीज बोया जा चुका था और अब ये बीज फैलकर पूरी धरती को हरा भरा करने वाला था। पृथ्वी पर अरबों साल तक जीवन सिर्फ महासागर तक ही सीमित रहा। सूक्ष्म जीवों से शुरू होकर धीरे धीरे बड़े और जटिल समुद्री जीव विकसित हुए। इन समुद्रों में छोटे छोटे शैवाल, स्पंज जैसे नरम जीव और फिर मछलियों जैसी प्रजातियां पैदा हुईं। ये सब जीवन पानी के अंदर ही पनप रहा था, क्योंकि जमीन पर उस समय तक वातावरण बिल्कुल अलग था, कठोर, गर्म और जीवों के लिए सुरक्षित नहीं था। लेकिन जैसे जैसे महासागरों में जीवन का विस्तार हुआ, वैसे वैसे कुछ प्रजातियों ने अपने लिए नए रास्ते तलाशने शुरू किए। पहले छोटे जीव पानी के किनारों पर आकर रुकने लगे,
उनका शरीर धीरे धीरे इस तरह ढलने लगा कि वे थोड़ी देर के लिए जमीन पर टिक सकें। ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चली। फिर समय आया जब कुछ मछलियों जैसे जीवों ने अपने पंखों को मजबूत पैरों जैसा बनाना शुरू किया। यही बदलाव उन्हें जमीन पर आने में मददगार बना। यानी जीवन का पहला बड़ा कदम था पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आना। यही पल पृथ्वी के इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव था। सबसे पहले जमीन पर छोटे छोटे पौधे और कीड़े मकोड़े फैले। इसके बाद रेंगने वाले जीव प्रकट हुए। अब पृथ्वी की सतह धीरे धीरे हरी भरी और जीवंत होने लगी। समय बीतता गया और यही रेंगने वाले जीव आगे चलकर विशाल और ताकतवर प्रजातियों में बदल गए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध थे डायनासोर। करोड़ों सालों तक डायनासोर ने धरती पर राज किया। वे जमीन पर, पानी में और यहाँ तक कि हवा में भी मौजूद था। धरती सचमुच उनकी दुनिया बन चुका था। डायनासोर अपने आकार और ताकत में बहुत ही शक्तिशाली थे। कुछ डायनासोर तो इतने बड़े होते थे कि उनका आकार देखकर कोई भी दंग रह जाता। कुछ डायनासोर पेड़ पौधे खाते थे तो वही कुछ शिकार करते थे। पूरा पृथ्वी में चारों ओर राज करते थे। वही स्तनधारी जीव जो इंसान का पूर्वज था, वो बड़े सिकरियों से डर के जमीन के नीचे बिलों में छुप के रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया पृथ्वी पर और भी बदलाव आने लगे। पौधे और पेड़ लगातार बढ़ते गए और जीवन के और भी रूप जैसे स्तनधारी जीव धीरे धीरे विकास करने लगे। डायनासोरों का साम्राज्य लगभग 165 मिलियन सालों तक पृथ्वी पर चलता रहा। लेकिन प्रकृति का नियम है कि कोई भी प्रजाति हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। जब पृथ्वी पर जीवन के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर जीवों का राज्य था। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि धरती पर डायनासोरस का आगमन हो गया था, पर इन लोगों को, डायनासोरस लोगों को नहीं पता था, जिन्होंने 165 करोड़ साल तक राज्य किया, कि कोई उल्का पिंड जो 10 किलोमीटर डेप्थ का, लंबाई चौड़ाई का आ रहा है, वो पृथ्वी की पूरी काया ही पलट देगा और डायनासोरस का अस्तित्व धरती से मिट जाएगा। तो चलिए हम कहानी में बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि उस उल्का पिंड ने कितनी तबाही मचाई और उसके बाद फिर धरती पर किन तरह के जीवों का आवागमन हुआ। तो बने रहिए। पृथ्वी पर जीवन के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर जीवों का राज्य था। तब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। करीब 66 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। ये उल्का पिंड इतना बड़ा था कि उसका आकार आज के लगभग 10 किलोमीटर तक था। उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के पहले ये पूरे अंतरिक्ष से होते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। वैज्ञानिकों के मुताबिक उल्का पिंड उस समय के वातावरण और पृथ्वी के पर्यावरण पर गहरा असर डालने वाला था। जैसे ही ये उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया, एक बेहद शक्तिशाली विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण इतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुई कि ये विस्फोट लगभग पूरी पृथ्वी तक महसूस हुआ। टकराने के साथ ही एक भयंकर आग का तूफान फैल गया और उसका तापमान इतना ज्यादा था कि आसपास के इलाके पूरी तरह जलकर राख हो गए। इस घटना से पृथ्वी के बड़े हिस्से में आग और धुआं फैल गया। समुद्रों में भयंकर सुनामी आने लगा। जंगल जलकर नष्ट होने लगे। सूरज की रोशनी तक जमीन में नहीं पहुंच रहा था। इस अंधेरे और धुएं के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान गिरने लगा। दिन रात के अंतर को महसूस करने की स्थिति खत्म हो गई और इसके साथ ही आसमान में काले बादल फैल गए जो कई महीनों तक चलते रहे। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी और तापमान में गिरावट होने लगा। इस अंधेरे और सर्दी में डायनासोर जो विशाल आकार के थे, उन्हें अपनी खाने पीने की आदतें बदलने में मुश्किल होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये कि पूरे पर्यावरण में भारी बदलाव आया और ये बदलाव डायनासोर के लिए दर्दनाक साबित हुई। उल्कापिंड के टकराने से मचने वाली भयंकर तबाही ने पृथ्वी के वातावरण में असंतुलन पैदा किया। वातावरण में धूल और राख की इतनी बड़ी मात्रा घुल गई कि ये सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से रोक देती थी। तापमान में गिरावट के कारण पूरी पृथ्वी पर एक भयंकर ठंड आ गई और ये परिवर्तन डायनासोरों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। धीरे धीरे पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई। ये घटना डायनासोरों के अंत का कारण बना, लेकिन ये पृथ्वी पर जीवन के लिए एक नया शुरुआत था। इस विनाशकारी घटना के बाद जो स्तनधारी जीव थे वो जमीन के नीचे बच गए और कुछ नए जीवों ने जीवन की शुरुआत की।
इस बदलाव से स्तनधारी जीव को आगे बढ़कर अपना दबदबा बनाने का मौका मिला। डायनासोर के खत्म होने के बाद धरती पर छोटे छोटे स्तनधारियों ने अपनी जगह बनानी शुरू की। ये प्राणी शुरू में चूहे जैसे छोटे जीव थे जो रात में सक्रिय रहते थे और पेड़ों की छाया में छुपकर जीते थे। लेकिन समय के साथ इनकी किस्में बदलती रही। कुछ ने जंगलों में रहना सीखा, कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे और कुछ ने खुले मैदानों में अपना जीवन ढाल लिया। इन्हीं स्तनधारियों से आगे चलकर प्राइमेट्स नाम का समूह निकला, यानी बंदर और उनसे जुड़े जीव। प्राइमेट्स में खासियत थी उनकी पकड़ने की शक्ति, पेड़ों पर रहना और अपने बच्चों की देखभाल करना। यही गुण आगे इंसानों में भी आए। लगभग 60 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक बड़ी क्रांति हुई। वहां के जंगल धीरे धीरे सूखने लगे और घास के मैदान फैलने लगे। इस बदलते माहौल ने कुछ प्राइमेट्स को मजबूर किया कि वे पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर चलना सीखें। यही वे जीव थे जिन्हें हम आज आदिमानव कहते हैं। इनके शरीर में भी बदलाव आने लगे। हाथ पेड़ों की शाखाओं से लटकने के बजाय औजार पकड़ने लायक बन गए और पैरों ने सीधा खड़ा होकर चलना सीख लिया। यही इंसानों की सबसे बड़ी पहचान बनी, 2 पैरों पर सीधा चलना। समय के साथ उनके दिमाग का आकार भी बढ़ने लगा। शुरू में उनका मस्तिष्क छोटा था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने शिकार करना, औजार बनाना और समूह में रहना सीखा, उनका दिमाग विकसित होता गया। यही बढ़ता हुआ दिमाग इंसानों की असली ताकत बना। लगभग 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस नाम की प्रजाति सामने आई। ये पहली प्रजाति थी जिसने पत्थरों को तोड़कर धारदार औजार बनाए। अब वे सिर्फ शिकार ही नहीं करते थे, बल्कि मांस को काटकर खाना और हड्डियों को तोड़कर मज्जा निकालना भी सीख चुके थे। इसके बाद आया होमो इरेक्टस। ये प्रजाति और भी ज्यादा उन्नत थी। उन्होंने आग जलाना सीखा, दूर दूर तक यात्रा की और अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप तक फैल गए। आग की खोज ने उनका जीवन बदल दिया। अब वे ठंड से बच सकते थे, खाना पका सकते थे और अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं रही। फिर धीरे धीरे निएंडरथल जैसी प्रजातियां आईं, जो बेहद ताकतवर और समझदार थीं। उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू किया, कपड़े बनाए और मृतकों को दफनाना तक सीखा। लेकिन अंत में इन सब के बीच सबसे सफल प्रजाति बनी होमो सेपियन, यानी हम आधुनिक इंसान। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में पहली बार आधुनिक इंसान का जन्म हुआ। ये प्रजाति दूसरों से अलग थी क्योंकि इनके पास भाषा थी, कल्पना थी और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की ताकत थी। उन्होंने कला बनाई, दीवारों पर चित्र बनाए, नावें बनाई और समुद्र पार करने लगे। धीरे धीरे इंसान पूरे पृथ्वी पर फैल गया। यही यात्रा हमें आज यहाँ तक लेकर आई है, यानी समुद्र में पैदा हुआ एक छोटा सा माइक्रोब अरबों सालों के बदलाव और संघर्ष के बाद आधुनिक इंसान में बदल गया। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा इस वीडियो में कि एक कोशिकीय जीव से लेकर के मानव बहुकोशिकीय तक, यहाँ तक कि डायनासोरस ने राज्य किया 165 करोड़ साल तक। उसके बाद फिर छोटे बड़े मैमल्स, हर एक तरह के जीवों की उत्पत्ति हुई और लास्टतया मानव ने अपने वर्चस्व को कायम रख लिया, जैसे उन डायनासोरस ने 165 करोड़ साल पहले रखा था। तो अब देखिए मानव का वजूद कहाँ तक जाता है और मानव अपने आप को कहाँ तक समय में लेकर के जाता है। यही देखना आगे भी बाकी है। तो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।